तो बच्चों हम लोग का जो टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कौन सा? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोज्ड अप्रोच या क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो बच्चों हम लोग का अगला टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कैलकुलेशन ऑफ समथिंग फ्रॉम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। कुछ जो उसका कैलकुलेशन था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, वो था आधारित किस पे? वो था हम लोग का एक्सपेरिमेंटल था, जो कि हम लोग बोल सकते हैं डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, डायमीटर ऑफ एटम। जो डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस था 10 टू द पावर माइनस 14 टू 10 टू द पावर माइनस 15, मतलब 10 टू द पावर माइनस 15 टू 10 टू द पावर माइनस 14, और इसका जो एटम का जो डायमीटर था 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, है ना। ये हम लोग का था, वो एक्सपेरिमेंटल था। अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि कुछ इसका जो है अब कैलकुलेशन देखेंगे। जो पहला हम लोग का आता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि जो ये जो अल्फा पार्टिकल्स है ना, ये इसका चार्ज किसके बराबर होता है? 2 इंटू इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। ये अल्फा पार्टिकल हम लोगों का, ये अल्फा पार्टिकल हम लोगों का कहां तक जाएगा? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब हुआ ये अल्फा पार्टिकल हम लोग का कहां तक जाएगा। अब कोई भी चीज हम लोग का कहां तक जाएगा वो दो बात पे निर्भर करेगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। कितना उसके पास काइनेटिक एनर्जी है कि वो उतना पोटेंशियल एनर्जी तक झेल पाएगा, कितना सारा काइनेटिक एनर्जी का किस होगा? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, अगर ये हम लोग के पास क्या है, न्यूक्लियस है, ये हम लोग पास न्यूक्लियस है, और ये क्या है हम लोग का तो बच्चों ये हम लोग का क्या न्यूक्लियस, ये क्या है? एटम, जहां पे इलेक्ट्रॉन रहता है। यहां से क्या किया गया, एक अल्फा पार्टिकल को यहां से अल्फा पार्टिकल चला, क्या लेके चला? 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी लेके चला। इसके पास चार्ज कितना है? प्लस जेड प्लस ई, ठीक है। ये इसके पास भी चार्ज क्या है? 2 इंटू ई। अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज क्या है? 2 इंटू ई। न्यूक्लियस के अंदर में चार्ज क्या है? प्लस जेड ई। और यहाँ पे जब पहुंच गया तो हम बोल देते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है? r0। इसके बाद ये आगे नहीं जा रहा है, यहीं से फिर क्या होगा बच्चों? ये रिटर्न हो गया। यहाँ तक जो गया होगा इसका कारण कौन है? 1/2 mv², तो 1/2 mv², ये किसके बराबर होगा? kZe इंटू 2e बाय कितना? r0। ये बच्चों kZe, Ze क्या होता है? Z हम लोग का क्या है? ये है एटॉमिक नंबर। E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये हम लोग का क्या है? 2e चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब यहां से बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं कि
कि आर नॉट का वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आर नॉट का जब वैल्यू निकालेंगे तो आर नॉट बराबर क्या होगा, ये चला जाएगा इधर, तो 4kZe² बाई mv², 4kZe² बराबर mv²। तो ये हम लोग का हो गया आर नॉट। यही कहलाता है बच्चों डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ कहां तक हम लोग का अल्फा पार्टिकल जा रहा है वो कहां से पता चलेगा, इससे पता चल जाएगा। क्लियर है ना। अगला हम लोग अगला टॉपिक क्या आते हैं, अगला टॉपिक हम लोग का क्या होगा, इम्पैक्ट पैरामीटर। अगला टॉपिक हम लोग का बच्चों इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट का मतलब क्या, इम्पैक्ट कर रहा है ना, इम्पैक्ट पैरामीटर। द particular distance of velocity v vector of the alpha particle from the center of nucleus when it is far away from the nucleus known as impact parameter। मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा था, सॉरी ये अल्फा पार्टिकल यहां से क्या हो रहा था, ट्रेवल कर रहा था। ये अल्फा पार्टिकल इस पाथ पे जा रहा था, यहां पे इसको जाना चाहिए इस पाथ पे, लेकिन कुछ एंगल थीटा से क्या हो गया, ये यहां से स्कैटर्ड हो गया, यहां से क्या हो गया, ये डिफ्लेक्ट हो गया। यही जो यहां से इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा यही कहलाता है बच्चों इम्पैक्ट पैरामीटर, जिसका रिलेशन होता है b बराबर 1/4πε0 ZE² cos θ/2 1/2 mv²। यहां से जो इस न्यूक्लियस के कारण ये यहां से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, यही जो बीच का डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, इम्पैक्ट पैरामीटर। कि इसके कारण इस पे इम्पैक्ट पड़ा है, जिस कारण क्या हो गया, इस एंगल से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। तो ये है बच्चों इम्पैक्ट पैरामीटर। हम लोग को ये थीटा पता दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, वेलोसिटी दिया जाएगा, हम लोग बी का वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग का बच्चों इम्पैक्ट पैरामीटर। तो यहाँ पे हम लोग का रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का कंसेप्ट सारा हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। आगे हम लोग देखेंगे फेलियर ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब ये फेल कहाँ पे कर गए, है ना, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फेल कहाँ पे किया, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। रदरफोर्ड के द्वारा बोला गया था क्या, कि हम लोग का जो न्यूक्लियस है जो प्लस चार्ज लेके सेंटर पे है ना, जो न्यूक्लियस है वो प्लस Ze चार्ज लेके कहां पे है, सेंटर ऑफ एटम पे, एटम के सेंटर पे है। ठीक है, अब प्लस चार्ज लेके सेंटर पे है, ठीक है। अब ये हम लोग के पास क्या है, न्यूक्लियस है ना, ये हम लोग के पास न्यूक्लियस है, ठीक है। ये हम लोग के पास क्या है, न्यूक्लियस है, कहां पे है, सेंटर पे। लेकिन यही जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ क्या है, ये जो सर्कल है इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा हुआ है। क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये चूंकि प्लस Ze चार्ज है तो कहा गया क्या, रदरफोर्ड साहब से पूछा गया, अगर आप बोल रहे हैं कि यह इलेक्ट्रॉन है, ये प्लस Ze चार्ज है, तो इस दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक एट्रैक्टिव फोर्स लगना चाहिए, है ना। इस एट्रैक्टिव फोर्स के कारण इसका धीरे धीरे क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इसका धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम होता जाएगा, और कम होते होते क्या हो गया, इस न्यूक्लियस में जाके वो गिर जाएगा। और अगर न्यूक्लियस में गिर गया और न्यूक्लियस में ऑलरेडी प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के पास माइनस चार्ज है, धीरे धीरे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन सारे प्लस चार्ज को खत्म कर देगा। और जब सारे प्लस चार्ज को खत्म कर देगा तो पूरा एटम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये बोला गया किसके, रदरफोर्ड से इस बात को क्वेश्चन पूछा गया कि आपका इस पर क्या कहना है, तो रदरफोर्ड साहब इसका जवाब नहीं दे। कहने का मतलब उनका थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि आखिर ऐसा क्यों होता है, कैसे क्यों नहीं हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व भी कर रहा होता है, वो न्यूक्लियस में जाके क्यों नहीं गिर रहा है। ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम पे क्या हो गया, एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया। हम लोग का एटम क्या है, स्टेबल नहीं रहेगा। अगर ये थ्योरी माना जाए तो एटम हम लोग का स्टेबल नहीं रहेगा।
ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग का था रदरफोर्ड का पहला ये फेल्योर में क्या था कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स, है ना, हम लोग का जो क्लासिकल मतलब जो परंपरागत रूप से चल रहा है इलेक्ट्रोडायनामिक्स थ्योरी, एंड एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल शुड कंटिन्यूअसली, जो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड आप लोग पढ़े हुएगा, जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल जब मोशन में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और जब चार्ज पार्टिकल हम लोग का एक्सेलरेटेड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी क्या करता है, जनरेट वो करता है। अगर ऐसा हो गया कंटिन्यूअसली रेडिएट एनर्जी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, एक प्रकार का एनर्जी है, वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है बच्चों, रेडिएट कर रहा है। जब रेडिएट करेगा, दस एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, है ना, तब जो हम लोग का जो है जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऑल्सो रेडिएट एनर्जी एंड दस मूव इनटू द स्मॉलर ऑर्बिट, और धीरे धीरे क्या होगा, वो अपने ऑर्बिट को छोटा करते जाएगा, छोटनू करते जाएगा, और डिक्रीजिंग रेडियस एंड इट शुड अल्टीमेटली फॉल इन न्यूक्लियस। और जैसे जैसे रेडियस उसका डिक्रीज करेगा, एक समय ऐसा आएगा कि न्यूक्लियस में क्या हो गया, वो गिर गया, और जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया तो प्रोटॉन को खत्म कर देगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और एटम हम लोग का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बच्चों इसका ये पहला था हम लोग का इसका फेल्योर, है ना। दूसरा फेल्योर क्या था, ड्यू टू दिस मॉडल spectrum of atom must be continuous, which whereas practically it is a line spectrum। उस टाइम हम लोग को स्पेक्ट्रम के बारे में पता चल चुका था कि जो एटम है वो जो एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम, मतलब अलग अलग टाइप का वेव्स निकल रहा है अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वेव निकल रहा है, तो फिर इसकी जो वेव है आपके हिसाब से कंटिन्यूअस होना चाहिए, हर एक फ्रीक्वेंसी का वेव मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या मिलता है, सीरीज में मिल रहा है, मतलब एक रेंज में मिला, फिर उसके बाद कुछ फिक्स दूसरे रेंज में मिलेगा, फिर कुछ तीसरे रेंज में मिलेगा। ऐसा नहीं कि हर एक वेव हर एक फ्रीक्वेंसी का वेव हम लोग को यहाँ पे प्राप्त नहीं हो रहा है। तो दूसरा इसका प्रॉब्लम था। तीसरा क्या था, it did not explain the distribution of electron outside the nucleus। न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन कैसे बांटा गया है, किस आधार पे बांटा गया है, अगर इसको बांटने का आधार क्या थ्योरी है, इसके बारे में भी रदरफोर्ड क्या किए, नहीं बता पाए। तो बच्चों ये तीन इसका था क्या, रदरफोर्ड का फेल्योर का कारण, तीन इसमें प्रॉब्लम आ गई। अब इस प्रॉब्लम को अगले थ्योरी में दूर किया गया, और उसके बाद देखा गया अगला थ्योरी हम लोग आएगा बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है बच्चों, तो बहुत मजा आने वाला है आपको फिजिक्स में। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इंटरेस्ट थोड़ा सा जगाइए, आप थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़िए, फिजिक्स आपको 4 कदम आगे बढ़ के अपने आप पकड़ लेगा। इसलिए थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट जगाना चाहिए और जगाना पड़ेगा, और बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो पहला हम लोग का था क्या, इसका जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का था कि स्टेबिलिटी पे सवाल था कि अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा, और पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे लूज करेगा उसका रेडियस कम होते जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि उसका इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा, न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरेगा एटम खत्म, टाटा बाय बाय बस। उसके बाद उसका दूसरा थ्योरी बोला गया क्या कि जब हम लोग को स्पेक्ट्रम के बारे में पता चला तो हम लोग देख रहे थे कि हम लोग का मानना था ऐसा रदरफोर्ड के अनुसार कि कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि धीरे धीरे अगर एनर्जी कम हो रहा है हर एक वैल्यू का हमको स्पेक्ट्रम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं, लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा है, कुछ वैल्यू का मिल रहा है, उसके बाद कुछ अलग वैल्यू का, फिर अलग वैल्यू का। और तीसरा हम लोग का था बच्चों, इट डिड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द एटम। जो हम लोग का एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ जो एटम में इलेक्ट्रॉन है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं बता पाए। तो बच्चों ये हम लोग का था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का फेल्योर।
और लिमिटेशन भी इसको कहा जाता है। एग्जाम में लिमिटेशन भी आ सकता है, फेल्योर भी आ सकता है। 3 ठो है, तीनों को याद रखना है और आप एग्जाम देंगे। इसके बाद बच्चों अब हम लोग का अगला आएगा कौन सा, बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो इसका चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और मुझे जैसा आप लोग को प्यार मिल रहा है, हम लोग का, आप लोग जैसे वीडियो को शेयर कर रहे हैं, आप लोग जैसे टाइम दे के पढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोग बहुत ही धन्यवाद, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और जितना भी वीडियो आ रहा है सबको शेयर कर दें, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम हो सकता है क्या आ जाए, कोई ठीक नहीं है ना। इसीलिए अपने दोस्तों को, जितने भी अपने के दोस्त हैं जो 12th में है और जो नहीं भी है, उसको भी आप शेयर कर दें, क्योंकि अगले साल अगर वीडियो देखेंगे तो उसको बहुत मजा आएगा। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।